हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और यदि बाहर जाना पड़े तो मास्क यूज़ करिए। अब बेटा अपने चैप्टर पर आते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर करा दिया था लासा की ओर, उससे नेक्स्ट चैप्टर था वो लेस है, आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये अगला चैप्टर है जिसका टॉपिक है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सबसे पहले जाबिर हुसैन का जीवन परिचय पढ़ते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। यानी उनका जन्म सन 1945 नौनही राजगीर गांव, बिहार राज्य के नालंदा जिले में हुआ था। बिहार राज्य के नालंदा जिले के नौनही राजगीर गांव में उनका जन्म, किसका, जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में हुआ था। वे ये जाबिर हुसैन अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। जाबिर हुसैन में क्या है, इन्होंने ये प्राध्यापक रहे, यानी इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से चलती रही। इन्होंने राजनीति में भाग लिया, सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। यानी जो बिहार की मुंगेर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ये विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, सदस्य बने और मंत्री भी बने। 1985 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। यानी 1995 से वे विधान परिषद के सभापति हैं। आगे चलते हैं बच्चों। जाबिर हुसैन, ये तो हो गया लेखक का जीवन, यानी उनका जन्म, उनकी शिक्षा और अध्यापक रहे, यानी उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा ही प्रकाश डालते हैं। और आगे चलते हैं। जाबिर हुसैन ने, अब उनकी रचनाओं को देखते हैं। जाबिर हुसैन ने उर्दू तथा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, यानी 3 भाषाओं में उन्होंने रचनाएं लिखी। उनकी तीनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तीनों भाषाओं के वो ज्ञाता थे। 3 भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में, जो हिंदी रचनाओं के नाम हैं वो देखिए, जो आगे हैं। हिंदी रचना है जो आगे हैं, ये शीर्षक है, टॉपिक है। डोला बीबी का मजार, ये जेड वाला जा है, मजार। अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं, फिर रिपीट करती हूँ। जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी, ये लेखक की प्रमुख रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो राजनीतिक जीवन में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लेखन में जो आम व्यक्ति होता है, आम आदमी होता है, उसके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या क्या संघर्ष उसे करने पड़ते हैं, वो सब उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई हैं। यानी उन्होंने डायरी शैली में भी लेखन किया है। जैसे गद्य विधा में आपका मैंने लिखवाया था कहानी, 2 बैलों की कथा कहानी है, लासा की ओर एक यात्रा वृतांत है। तो ऐसे ही सांवले सपनों की क्या है याद, ये एक संस्मरण है। सांवले सपनों की याद ये एक संस्मरण है। संस्मरण शैली में लिखा हुआ, संस्मरण शैली में लिखा गया है ये सांवले सपनों की याद टॉपिक। तो सालिम अली ने संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित और प्रशंसित हुई। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। डायरी विधा, ये गद्य की विधा है, डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। मीन्स इसमें सब कुछ नयापन है। चाहे उन्होंने प्रस्तुति दी है, प्रेजेंटेशन है, चाहे उनकी शैली है और चाहे वो शिल्प है, इन सब में उन्होंने नवीनता स्थापित की है। बच्चों, इस पाठ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये जो पाठ है आपका, ये पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली, उनके जीवन पर आधारित ये एक संस्मरण है।
उनका जीवन किस प्रकार पक्षियों को समर्पित रहा, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन भर पक्षियों की खोज में लगे रहे, वो पक्षियों के लिए ही जीते थे, क्या क्या संघर्ष किया उन्होंने पक्षियों के लिए, प्रकृति के लिए क्या क्या किया, ये सब उनकी इस सांवले सपनों की याद संस्मरण में दिखाई दिया है बच्चों। सालिम अली की मृत्यु से दुख उत्पन्न हुआ और लेखक बहुत दुखी हुआ, अवसाद में घिर गया। कहते हैं ना कि उसे बहुत टेंशन रहती है, डिप्रेशन में आ गया। तो लेखक को सालिम अली की मृत्यु से लेखक अवसाद में हो गया, यानी डिप्रेशन में हो गया। और डिप्रेशन में रहते हुए उसने सालिम अली के इस संस्मरण को, उनके जीवन को सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का संस्मरण सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति के सामने चित्र प्रस्तुत कर देता है, एक चित्र बना देता है, यानी उसके सामने उसका दृश्य उपस्थित हो जाता है। यदि हम इस पाठ को पढ़ते हैं, उनके जीवन को पढ़ते हैं, उसके संस्मरण को पढ़ते हैं, तो सालिम अली का पूरा चित्र हमारे सामने उभर कर आ जाता है। यही इस शैली में बताया गया है। इनकी ये जो शैली है, दिल को छूने वाली शैली है। अब बच्चों आगे इस चैप्टर की रीडिंग कराती हूँ। रीडिंग पे ध्यान दीजिए, साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगी और वर्ड मीनिंग भी बोलती जाऊंगी। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अग्रसर मीन्स आगे बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, यानी किसी को की रोक टोक कोई संभव नहीं है। सुनहरे परिंदों, परिंदे कहते हैं पक्षियों को, पक्षियों का झुंड या पक्षियों का समूह को परिंदे कहते हैं। और हुजूम कहते हैं भीड़, हुजूम कहते हैं भीड़ को। ये हुजूम है, हुजूम भीड़ को कहते हैं। अग्रसर आगे की ओर। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर मीन्स यात्रा पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से चिंता माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन मीन्स चले जाना या किसी दूसरी जगह चले जाना, स्थानांतरण हो जाना, पलायन कहते हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए मीन्स खो गए, प्रकृति में ही खो गए, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। जिस्म की हरारत कहते हैं गर्मी को, दिल की धड़कन जो दिल का कंपन होता है, दिल का जो धड़कता है, उसके लिए कहा गया है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों मीन्स ये भी झरने के लिए ही आता है बच्चों, को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता मीन्स स्रोत फूटना, जैसे कहते हैं स्रोत फूट गया मीन्स पानी निकलता है, जहां स्रोत फूटता है उसे कहते हैं सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब इतना ही मैं बताती हूँ। इसमें है सालिम अली की अंतहीन यात्रा। सालिम अली की अंतिम यात्रा में क्या था? सालिम अली की अंतिम यात्रा है। सबसे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन हो गए हैं, यानी वो विलुप्त हो चुके हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उन्हें वो मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, इसलिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में
जा बसे हों। यानी सालिम अली को लेखक ने यहाँ एक पक्षी की तरह बताया है कि वह एक ऐसा पक्षी है जो मृत्यु की नींद सो चुका है, वो किसी की मौत की नींद में जाकर सो गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शरारत, शैतानियां। शोक गोपियां मीन्स सुंदर, शोक यहां सुंदर के लिए आया है। शोक मीन्स सुंदर गोपियां। कब माखन भरे भांडे, भांडे कहते हैं बर्तनों को, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको भांडे कहते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध छाली मीन्स दूध और मक्खन या घी, दूध, मलाई, दूध छाली, दूध मलाई से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका मीन्स बाग, बगीचा में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। विश्राम आराम के लिए है। कब दिल की धड़कनों का एकदम से तेज करने वाला अंदाज में बंसी बजाई थी। सालिम अली की यहां तुलना किससे की जा रही है? श्री कृष्ण से। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। संगीतमय हो गई थी अर्थात ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरे वृंदावन में संगीत ही सुनाई दे रहा है, अर्थात कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई दे रही है। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी, कौन सी नदी है वृंदावन में? जमुना नदी। नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, वृंदावन में ऐसा ही होता है। मथुरा वृंदावन में लोग जमुना स्नान के लिए जाते हैं, बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक अकस्मात कोई सामने आएगा। यहाँ सामने है, ये सामना लिखा हुआ है, सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे मीन्स रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली, वाटिका मीन्स बगीचे का माली, सैलानियों मीन्स यात्रियों, सैलानियों को, ये टूरिस्ट भी बोल सकते हैं, या सैलानियों मीन्स जो प्रकृति को देखने के लिए आते हैं उन्हें यात्री कह देते हैं, पर्यटक कह देते हैं, टूरिस्ट कह सकते हैं। सैलानियों को हिदायत देगा मीन्स उनको बताएगा, उनको समझाएगा। देने लगता है तो जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की वासु के जादू से खाली हुआ है क्या? अब इतना ही बताती हूँ जिसका आप कोटेशन डाल सकते हैं। सालिम अली का पक्षी एवं प्रकृति प्रेम। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे दुखी रहा करते थे, क्षुब्ध रहना मीन्स दुखी रहना, क्षुब्ध रहते थे कि कहीं कोई पक्षी आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। यानी उनका कहना था कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहिए? पक्षियों की ही नज़र से, एक पक्षी बनकर ही उन्हें देखना चाहिए। यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पक्षियों की मधुर ध्वनि को अपने अंदर महसूस नहीं करते, उनकी मधुर ध्वनि को सुन नहीं पाते। और दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। यह जो अतीत मीन्स गुजरे हुए समय को जो वृंदावन में नदी का पानी है, यमुना का पानी है, वो साक्षात मीन्स सामने वहां की पुरानी स्मृतियों को, गुजरे हुए वक्त को सामने लाकर खड़ा कर देता है। कृष्ण की बांसुरी का जादू कैसा है? ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यानी कृष्ण की बांसुरी के जादू को हम प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला कब रचाई थी जिससे सारा वृंदावन संगीतमय होकर रोमांच उत्पन्न करता था। सभी लोग वंशी की मधुर धुन सुनकर मुग्ध हो जाते थे।
वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं, यानी जिन लोगों को कृष्ण का संगीत अनुभव होता है, जो महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए कहा है कि जब वो यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कृष्ण यहाँ आकर वंशी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली न हुआ है और न आगे कभी होगा, क्योंकि हमारे मन की सोच है, हम जैसा मन रखते हैं, जैसे हमारे मन में विचार होते हैं, हमें वैसा ही प्रतीत होता है। आगे चलते हैं बच्चों। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले, मिथकों की दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों में जो रहस्य भरी रचनाओं का, जो रहस्य से भरी हुई वस्तुओं का जो खोज करते हैं, कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में, शती मीन्स 100 वर्ष, उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। अंडरलाइन कर देती हूं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत मीन्स संभाल कर रखना, केयर करना, संभालना, छुपा के रखना। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, यानी सालिम अली दूरबीन से देखते थे। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। वर्ड वाचर मीन्स पक्षी प्रेमी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत कहते हैं अकेलापन, अकेले रहते हुए एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज कहते हैं जहां धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। घेरे मीन्स अपने घेरे में, अपनी बाहों के घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे, बुक में भी बहुत सारी मिस्टेक हैं, उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल रहे थे। यानी वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते, प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते रहते थे, कायल हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। जीवन साथी यानी उनकी पत्नी तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी जो तहमीना थी उनके साथ स्कूल में ही पढ़ती थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व। सालिम अली कमजोर काया के बावजूद भी 100 वर्षों तक जीवित रहे, यानी बहुत शरीर से दुबले पत्ते कमजोर थे लेकिन 100 वर्षों तक जीवित रहे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में लंबी लंबी यात्राएं की जिस कारण वो थक चुके थे। उनकी लंबी यात्रा उन्होंने थका दिया था। शायद कैंसर जैसी जो असाध्य बीमारी है उस रोग से पीड़ित हुए थे और इसी कारण, उस भयंकर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन सालिम अली अंतिम सांस तक अपनी आंखों से, यानी अपनी आंखों की ज्योति से पक्षियों की तलाश करते रहे और उनकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उनकी आंखों से उतारी गई थी। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। उन्होंने जो पक्षियों की दुनिया बनाई थी, उसे बनाने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। इसमें उनकी पत्नी तहमीना ने उनका साथ दिया
उनका बहुत योगदान रहा उनके साथ। प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली हुई थी। सालेम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे, यानी जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। बेटा इस वीडियो में इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको कराती हूँ। ओके।